continuing with our data structure series. So we will be discussing algorithm and time complexities and asymptotic notations. So the first one is algorithm. एल्गोरिथम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कोई भी अगर हमको प्रॉब्लम दी जाती है तो जो हमारा स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एम्बिग्विटी. मतलब जो भी हमारा एल्गोरिथम है वो एकदम क्लियर मीनिंग कन्वे करना चाहिए. दूसरा, कंसाइज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब उसको हम इन फ्यूचर बेटर वे में यूज़ कर सकें. अब हमको कैसे पता करेंगे कि एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं? तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि एट रन टाइम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एट रन टाइम जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है हमको या कितनी स्पेस की ज़रूरत है, वो होता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. फिर एल्गोरिथम को एनालाइज करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं: वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस. वर्स्ट केस का मतलब, फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास कोई एरे है और उसमें हमें एक एलिमेंट सर्च करना है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास एरे है, ये उसके एलिमेंट्स हैं, तो अगर फॉर इंस्टेंस हमको 10 सर्च करना है तो 10 हमको फर्स्ट प्लेस पे मिल गया, तो ये हो गया हमारा बेस्ट केस. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको ये बेस्ट केस मिलता नहीं है और ये रिलायबल भी नहीं होता है. फिर आता है हमारे पास वर्स्ट केस. वर्स्ट केस में अगर मान लीजिए हमको 40 सर्च करना है, तो 40 हमको मिला, हमने यहाँ सर्च किया, यहाँ नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ मिला, एकदम एट द एंड ऑफ द एरे हमको 40 मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया वर्स्ट केस. या हमको मान लो 100 सर्च करना था, तो 100 हमने यहाँ किया सर्च, नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, मतलब पूरे एरे में हमको कहीं नहीं मिला, तो वो हो गया हमारा वर्स्ट केस. एवरेज केस का मतलब किसी भी रैंडम पोजीशन पे हमको मिल गया या किसी भी एवरेज पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, इन द मिड कहीं भी मिल गया, तो वो हो गया हमारा एवरेज केस. तो ये हमारी हो गई एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम. फिर एक टर्म आता है हमारे पास टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कम टाइम कंज्यूम करके और ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करके, या ज़्यादा टाइम में कम स्पेस कंज्यूम करके कोई भी अगर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. इसमें हम ये कह सकते हैं कि टाइम और स्पेस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मतलब अगर हम ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कम स्पेस यूज़ करना होगा, या अगर हम ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें कम टाइम कंज्यूम करना होगा. तो ये होता है हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. फिर आता है हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल वे में जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. 3 टाइप्स होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के. एक होता है बिग ओ, दूसरा बिग ओमेगा और थर्ड है थीटा. तो पहले हमारे पास बिग ओ नोटेशन. बिग ओ में हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है 0 लेस इक्वल FN लेस इक्वल CGN. FN कोई भी हमारा फंक्शन होता है जो हमको गिवन होता है, ठीक है. तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FN को ऑर्डर ऑफ GN के फॉर्म में. इसमें जो हमारा GN होता है वो हमेशा हमारा FN से बड़ा होगा. हमें GN की ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो हमारे FN से बड़ी हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे FN इज इक्वल टू 3n प्लस 8, तो 3n प्लस 8 लेस इक्वल CGN के फॉर्म में हमें करना है. तो इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है जिसको हम CGN के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डोमिनेटिंग वैल्यू हमारी n है. डोमिनेटिंग वैल्यू, अगर हम 3n प्लस 8
लेस इक्वल 3n कर दें, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि बिग O का मतलब होता है अपर बाउंड, मतलब जो भी हमें fn दिया है, जो भी फंक्शन दिया है उसकी यहाँ पर बाउंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम 3n + 8 लेस इक्वल 3n करते हैं तो ये तो बड़ी हुई नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास +8 भी है। तो अगर हम इसको 3n + 8 लेस इक्वल 4n कर दें तो हमारी वैल्यू ये बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो c की जगह हमारे पास आ गया 4, और अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n > 8 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो n0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। n0 कोई भी हमारी पॉजिटिव इंटीजर होती है। जैसे ये ग्राफ में हमने रेट ऑफ ग्रोथ और इनपुट साइज में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो n0 कोई भी ऐसी वैल्यू n0 के पहले जो हमारा fn है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन n0 के बाद हमेशा हमारी जो cgn की वैल्यू है वो हमेशा हमारी fn से बड़ी होगी और fn हमेशा हमारे cgn से छोटा होगा n0 के बाद। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया रेट ऑफ ग्रोथ और इनपुट साइज के बीच। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल भी था, fn = n² + 1। तो अगर हम n² + 1 लेस इक्वल 2n² लेस इक्वल cgn के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो n² + 1 में डोमिनेटिंग कौन है, n² है। तो अगर हम n² + 1 लेस इक्वल n² कर दें तो ये तो बड़ा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे +1 भी है। अगर हम एक n² और ऐड कर दें तो n² + 1 लेस इक्वल 2n² कर दें तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n > 1 आ जाएगा। तो n0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। मतलब 1 के बाद हमेशा हमारा जो cgn होगा वो हमेशा बड़ा होगा और fn हमेशा हमारा छोटा होगा। ये हमारा अभी तक का बिग O तक का डिस्कशन था। इसके बाद बिग ओमेगा और थीटा हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको और अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो वो भी हमारे चैनल्स में अवेलेबल है। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।